नमस्कार दोस्तों, ओपी लाडवाड़ की तरफ से आप सभी साथियों का फिर से मॉडल अकेडमी में स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम्स। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम्स को डिस्कस करेंगे आज, और इसके अंदर जो हम लोग मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे वो रहेंगे हमारे मेन पॉइंट्स। क्या क्या रहेंगे देखिए ज़रा, जो की पॉइंट्स हैं वो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, और डिमांड फंक्शंस डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, डेफिनेशंस ऑफ यूटिलिटी, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, और अजम्पशंस ऑफ यूटिलिटी एंड कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। और उसके बाद में करेंगे हम लोग फुल एक्सप्लेनेशंस विद ग्राफ, फुल एक्सप्लेनेशंस करेंगे विद ग्राफ। तो ये आज के पॉइंट हैं, हमारे की पॉइंट्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, जो गणनावाचक तुष्टिकोण सिद्धांत है वो मांग का सबसे पुराना सिद्धांत है, सबसे पुराना सिद्धांत है ये। इसकी व्याख्या जो है मार्शल के द्वारा की गई है, और इस सिद्धांत में मांग और कीमत का नेगेटिव रिलेशंस दिखाया गया है। यानी मांग जो होती है, हमारी डिमांड होती है उसका, और जो प्राइस होता है उसका नेगेटिव रिलेशंस होता है। कहने का मतलब क्या होता है, जब मांग बढ़ती है तो कीमत बढ़ती है, मांग घटती है तो कीमत घटती है। इस प्रकार से क्या होता है, नेगेटिव रिलेशंस होता है इसके अंदर। तो इस सिद्धांत में क्या दिखाया गया है, मांग और कीमत का नेगेटिव रिलेशंस दिखाया गया है। और इसके बाद में माय डियर फ्रेंड्स क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण दिया गया। क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण, जिसको हम लोग ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं, या फिर तटस्थ वक्र विश्लेषण भी कहते हैं। तो ये भी पॉइंट जो है, ये भी मतलब जो है ना एक टॉपिक बनता है तटस्थ वक्र विश्लेषण का। इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, लेकिन इस टॉपिक के बाद में। उसके बाद में क्या हुआ, प्रकट अधिमान विश्लेषण। प्रकट अधिमान विश्लेषण यानी कि रेवेन्यू प्रेफरेंस एनालिसिस का प्रतिपादन किया गया। इसमें उन्होंने माना कि उपयोगिता को गणनावाचक संख्याओं में क्या किया जा सकता है, मापा जा सकता है। उपयोगिता जो हमारी होती है, यूटिलिटी जो होती है, उसको गणनावाचक संख्याओं में मापा जा सकता है, ऐसा माना, ठीक है। और जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, उसको हमने क्या माना, कांस्टेंट माना, ठीक है। और जो उपयोगिता है, यूटिलिटी जो होती है, उसको हमने यूटिल के अंदर मापा। यानी ये जो शब्द कहा, किसने कहा, सबसे पहले फीचर्स ने कहा। फीचर्स ने सबसे पहले उपयोगिता के लिए यूटिल शब्द का प्रयोग किया। तो ये भी पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाला है, बिल्कुल लास्ट में यूटिल का नाम दिया गया है, और उपयोगिता को हमने किसमें माना है, यूटिल में मापा है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। इसके बाद में देखिए यहाँ पर चलते हैं हम लोग डिमांड फंक्शंस के साथ में। डिमांड फंक्शंस, डिमांड फंक्शंस क्या होता है, डिमांड फंक्शंस यानी कि मांग फलन क्या है। देखिए यहाँ पर डिमांड ऑफ एक्स जो है, डी एक्स जो होता है, डी एक्स क्या कहता है, डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शंस ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, इनकम, प्राइस ऑफ वाई एंड प्राइस ऑफ जेड। ये किसका फंक्शन होता है, डिमांड किसका फंक्शन होता है, वो प्राइस का, यानी प्राइस के ऊपर, यानी प्राइस का जो है मांग के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। कीमत बढ़ती है, मांग घट जाती है, कीमत घटती है, मांग बढ़ जाती है, तो प्राइस का भी इफेक्ट पड़ता है, इसलिए फंक्शंस होता है इसका। इनकम का भी फंक्शंस होता है। इनकम जब हमारी बढ़ती है तो हम लोग ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हैं, इनकम जब घटती है तो हम लोग कम चीज़ें खरीदते हैं। तो ये फंक्शंस है इनकम का भी। और प्राइस ऑफ वाई, यानी जो अदर गुड्स हैं, दूसरे जो वस्तुएं होती हैं, उनका भी जो हमारा क्या होता है, डिमांड के ऊपर प्रभाव पड़ता है। यानी प्राइस ऑफ वाई, कोई दूसरी वस्तु है, उसकी कीमत में अगर कोई परिवर्तन होता है तो भी जो है हमारी वो मांग के ऊपर प्रभाव करता है। इसी प्रकार से प्राइस ऑफ जेड, अन्य वस्तुएं हैं, अन्य वस्तु की कीमतों के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उसका जो है मांग के ऊपर प्रभाव पड़ता है। यहाँ ये बात कहा गया है, ठीक है। तो मांग को प्रभावित करने वाले जो अन्य कारक हैं वो क्या है, इसके अंदर मांग को प्रभावित करने वाले अन्य कारक जैसे कि है हमारा प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई और इनकम। इसको हम लोग अन्य कारण कहते हैं, ठीक है। यानी डिमांड ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शंस ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई, प्राइस ऑफ जेड, या फिर प्राइस जो क्या बोलते हैं, इनकम। तो जो मांग है वो किसका फंक्शन होती है, प्राइस ऑफ एक्स का फंक्शन होती है, इनकम का फंक्शन होती है, और प्राइस ऑफ वाई का फंक्शन होती है, और प्राइस ऑफ जेड का फंक्शन होती है। तो ये है, ठीक है। उसके बाद में डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर डेफिनेशंस ऑफ यूटिलिटी। डेफिनेशंस ऑफ यूटिलिटी क्या कहता है, डेफिनेशंस ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता क्या कहती है। उपयोगिता किसी वस्तु में, उपयोगिता क्या कहती है, सबसे पहले उपयोगिता की बात कर लेते हैं। उपयोगिता क्या होती है, किसी वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने की,
किसी वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने की जो शक्ति होती है उसे क्या कहते हैं? उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, यानी क्या कहेगा, किसी वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने की जो शक्ति होती है उसको क्या कहते हैं? उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, यूटिलिटी रेफर टू द वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी। यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी रेफर टू द वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी। और इसके बारे में जो हमारे RDR टोलेसन्स जो अर्थशास्त्री हैं वो इसकी डेफिनेशंस क्या देते हैं? डेफिनेशंस देते हैं कि उपयोगिता संतुष्टि का एक माप है। क्या है? उपयोगिता संतुष्टि का एक माप है जो एक व्यक्ति को वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग से प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा उपयोगिता क्या होती है। ठीक है, इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देखी, यूटिलिटी रेफर टू द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। और RDR जो टोलेसन्स हैं उन्होंने इसकी डेफिनेशंस दी, क्या दी है? उपयोगिता संतुष्टि का एक माप होती है जो एक व्यक्ति को वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग से प्राप्त होती है। तो ये हुआ हमारा इसका डेफिनेशंस। उसके बाद में चलते हैं हम आगे। देखिए इसका प्रतिपादक कौन है, किसने इसका प्रतिपादन किया, कौन इसका क्रिटिसाइज करने वाला है, तो यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट होता है। तो जो इसके प्रतिपादक हैं, उपयोगिता के प्रतिपादक को कौन कौन है, यहाँ पर कौन किस किस का नाम आता है। तो 19वीं शताब्दी में ड्यूपिट, गोसेंस, वालस, मेजर और जेवंस, ये क्या है? नव परंपरावादी अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने क्या किया? गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण का क्या किया? प्रतिपादन किया। तो प्रतिपादन करने वालों में किन का नाम आता है 19वीं शताब्दी में? जैसे कि ड्यूपिट का नाम आता है, गोसेंस का नाम आता है, वालस का नाम आता है, मेंजर का नाम आता है, जेवेंस का नाम आता है। ये जो है ना परंपरावादी अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने क्या किया? गणनावाचक उपयोगिता का क्या किया? विश्लेषण किया। इन्होंने गणनावाचक उपयोगिता का विश्लेषण किया। ठीक है, विश्लेषण का क्या किया? प्रतिपादन किया। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण का प्रतिपादन किया। तो ये जो है प्रतिपादन करने वाले। और उसके बाद में जैसे कि एडम स्मिथ है या फिर रिकार्डो, वह अन्य परंपरावादी अर्थशास्त्री जो हैं उन्होंने क्या किया? इसकी क्रिटिसाइज की, यानी उसकी आलोचना की। तो यहाँ पर प्रतिपादक भी हैं और आलोचक भी हैं, दोनों ही हैं। प्रतिपादक करने वालों में जो नाम आता है वो आप देख सकते हैं, ड्यूपिट है, गोसेंस है, वालस है, मेजर है और जेवंस है। ये क्या है? नव परंपरावादी हैं। और जो परंपरावादी थे वो कौन है? क्रिटिसाइज करने वाले हैं, जो इसकी आलोचना करते हैं, जैसे कि एडम स्मिथ है, रिकार्डो है और अन्य परंपरावादी, यानी जो पुराने विचारों के जो लोग थे वो इसका क्या करते हैं? क्रिटिसाइज करते हैं। उसके बाद में क्या होता है 20वीं शताब्दी में? इसके बाद में 20वीं शताब्दी में क्या होता है? 20वीं शताब्दी में मार्शल आया, पिगू आया। ठीक है, मार्शल और पिगू ने क्या किया? गणनावाचक विश्लेषण को आगे बढ़ाया। इसके बाद में हमारी डिफरेंस क्या बताया? 20वीं शताब्दी में मार्शल तथा पिगू ने गणनावाचक विश्लेषण को क्या किया? आगे बढ़ाया। और इस विश्लेषण के अनुसार क्या बताया गया है? उपयोगिता को गणनावाचक संख्याओं में मापा जा सकता है। ठीक है, जिन्हें जोड़ा भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट माय डिफरेंस ये है कि जो उपयोगिता के बारे में सबसे पहले एक शब्द का इस्तेमाल किया था उपयोगिता के बारे में, यूटिल। तो यूटिल जो शब्द उपयोग किया सबसे पहले वो फीसर्स ने किया था। ठीक है, यानी फीसर्स ने उपयोगिता के माप के लिए सबसे पहले यूटिल शब्द का प्रयोग किया। यो एक बार नेट के एग्जाम में भी आ चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो उपयोगिता को सबसे पहले यूटिल किसने कहा? तो वो फीसर्स ने कहा। ये हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं हमारी डिफरेंस इसकी विशेषताओं के बारे में, यानी इसकी फीचर्स क्या है, उपयोगिता के फीचर्स क्या है। तो फीचर्स में सबसे पहले देखिए यहाँ पर उपयोगिता क्या होती है? भावगत होती है। ठीक है, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। और यूटिलिटी क्या होती है? सापेक्षिक होती है, यानी कि यूटिलिटी इज रिलेटिव, ये सापेक्षिक भी होती है। ठीक है, उपयोगिता का लाभदायक होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, उपयोगिता का लाभदायक होना आवश्यक नहीं है, ये भी इसकी क्या है? फीचर्स है। और उसके बाद में क्या है? यूटिलिटी जो है वो नैतिकता से परे होती है। ठीक है, यूटिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मॉर्टेलिटी। तो यहाँ पर इसकी 4 विशेषताएं हैं। उपयोगिता भावगत होती है, सापेक्षिक होती है, उपयोगिता का लाभदायक होना आवश्यक नहीं है और उपयोगिता जो है नैतिकता से क्या होती है? स्वतंत्र होती है। यानी जैसे कि हम बात करें इन दोनों एग्जाम्पल की, उपयोगिता का लाभदायक होना आवश्यक नहीं है। इसका हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, जो शराबी हैं वो शराब पीते हैं, उनको शराब पीने में मज़ा आता है, लेकिन वो जरूरी नहीं कि वो उसके लिए लाभदायक हो, वो उसके नुकसानदायक भी हो सकती है। ठीक है, इसी प्रकार से
नैतिकता से परे होती है। यूटिलिटी क्या होती है? नैतिकता से परे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो पीने वाला है वो ये नहीं देखता कि ये काम अच्छा है कि बुरा है, वो तो पीता ही है, ठीक है। यानी नैतिकता का इससे कोई संबंध नहीं है दूर दूर तक। तो विशेषताओं के अंदर हम ये बात कर सकते हैं, उपयोगिता भावगत होती है, ठीक है, यानी यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। दूसरा ये है कि उपयोगिता जो है सापेक्षी होती है। उपयोगिता क्या होती है? सापेक्षी होती है, यानी यूटिलिटी इज रिलेटिव होती है। तीसरा पॉइंट ये है कि इसके अंदर यूटिलिटी जो है ना, उपयोगिता का लाभदायक होना आवश्यक नहीं है, ये भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। चौथा पॉइंट क्या है कि यूटिलिटी नैतिकता से स्वतंत्र होती है, यानी कि यूटिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोरलिटी, यानी जो नैतिकता है हमारी उससे परे होती है, दूर होती है, ठीक है, इसका इससे कोई संबंध नहीं होता। तो ये इसके फीचर्स हैं, ठीक है। उसके बाद में करते हैं हम यहाँ पर मान्यताओं की। तो यहाँ पर जो हमारे अर्थशास्त्री हैं वो कुछ मान्यताएं लेकर चलते हैं, अजम्पशंस लेकर चलते हैं। तो कंज्यूमर सरप्लस के अंदर, यानी जो हमारा प्रश्न चल रहा है इसके अंदर हम जो मान्यताएं लेके चलेंगे वो मान्यता क्या है? देखिए, सबसे पहले जो उपभोक्ता है, देखो यहाँ पर डेफिनेशन में मैंने कुछ गलत लिख दिया, मान्यता में क्या लिख दिया? विचार उपभोक्ता है। यहाँ पर ये था कि विचारवान उपभोक्ता है। उपभोक्ता क्या है? विचारवान है, ये मिस प्रिंट है, ठीक है। विचारवान उपभोक्ता है, यानी कि विचारवान उपभोक्ता का मतलब यहाँ पर यह है कि जो एक उपभोक्ता है वो अच्छी तरीके से सोच समझ सकता है और अपने अच्छे और भले का सोच सकता है, वो विचारवान है, ठीक है, वो विवेकशील है। इसकी बात का मतलब ये है, ठीक है। उपभोक्ता क्या होता है? विचारवान, ये कहना चाहता है। उसके बाद में दूसरी जो अजम्पशंस है वो ये है कि गणनावाचक उपयोगिता है। जैसा भी हमारे अर्थशास्त्रियों ने माना कि जो उपयोगिता है उसको गणनावाचक संख्याओं में माप सकते हैं, ठीक है। जो यूटिलिटी है, जो उपयोगिता है, उसको हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 के अंदर काउंट कर सकते हैं। तो दूसरी अजम्पशंस क्या है? गणनावाचक उपयोगिता। तीसरा क्या है इसके अंदर? स्वतंत्र उपयोगिता है। स्वतंत्र उपयोगिता का मतलब हमारी डिफरेंस यहाँ पर यह है कि एक वस्तु की उपयोगिता का दूसरी वस्तु की उपयोगिता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी एक वस्तु हम लोग लेते हैं, दूसरी नहीं लेते, तो जो हम ले रहे हैं ना उसकी उपयोगिता का दूसरी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी स्वतंत्र उपयोगिता होती है, ठीक है। हर वस्तु की अपनी एक अलग उपयोगिता होती है, ठीक है, उसको हम लोग किसी दूसरी वस्तु से प्रभावित नहीं कर सकते, ठीक है, यहाँ पर मान के चलते हैं। और चौथा पॉइंट है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता का मतलब क्या है? मतलब मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या है? स्थिर है, ये हमने मान लिया स्थिर है। हालांकि हमने पढ़ा है कि जो यूटिलिटी होती है, मार्जिनल यूटिलिटी होती है, जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग करते जाते हैं तो उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता होती है वो घटती जाती है। हमने ये देखा है, क्योंकि जैसे जैसे हम चीज़ों का उपभोग करेंगे, जैसे खाना खाएंगे तो उससे क्या होता है, हम लोग एक रोटी खाएंगे तो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, दूसरी खाएंगे तो पहले से कम मिलता है, तीसरी खाएंगे तो दूसरी से कम मिलता है, चौथी खाएंगे तो तीसरी से कम मिलता है। इस प्रकार से क्या होता है कि हमारी जो यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी है, वो घटती जाती है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या माना है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या रहती है? यहाँ पर कंस्टेंट रहती है, यानी कि स्थिर रहती है। ये हमने मान के चला है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कंस्टेंट। मनी को माना हमने, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कंस्टेंट, नॉट गुड्स। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स जो है ना वो तो घटती रहेगी, लेकिन यहाँ पर हमने मान के चला है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी जो मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो हमने यहाँ पर क्या मान के चला है? स्थिर मान के चला है, ठीक है। उसके बाद में क्या है? जो कुल उपयोगिता है, कुल उपयोगिता होती है हमारी, जो टोटल यूटिलिटी होती है वो क्या होता है? व्यक्तिगत इकाइयों के उपभोग के ऊपर निर्भर करती है। तो नेचुरल है, जो कुल आएगी वो टोटल पे ही आएगी, ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल बात है। और उसके बाद में क्या होता है कि घटती सीमांत उपयोगिता है। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम यहाँ पर काम करता है, ये भी हमें पता है इस बात का कि जब हम यूटिलिटी की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है? घटती सीमांत उपयोगिता का नियम काम करता है, ठीक है। जैसे जैसे हम किसी वस्तु की अधिक इकाई प्रयोग करते जाएंगे ना, तो उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता होती है वो पहले के मुकाबले क्या होती है? घटती जाती है। ये बोल रहा है इसके अंदर घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है, और ये हमारी क्या होती है? मान्यताएं हैं, ये हमने मान के चला है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग करते हैं उपयोगिता की धारणा, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी में हमारी डिफरेंस क्या होता है? एक तो होता है हमारा कुल उपयोगिता, एक होता है हमारा सीमांत उपयोगिता। दो ही चीज़ हैं, इसको दो चीज़ को डिस्कस करेंगे ना, एक तो कुल उपयोगिता है, सीमांत उपयोगिता है। तो कुल उपयोगिता क्या होती है और सीमांत उपयोगिता क्या होती है? प्रश्न ये आता है। कुल उपयोगिता क्या होती है? एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों की उपभोग से प्राप्त होने वाली कुल संतुष्टि होती है, यानी कि कुल का मतलब है जोड़ होता है, ठीक है। हमने मतलब एक रोटी खाई, दो खाई, तीन खाई, चार खाई, चार खाई तो चारों का टोटल कर दिया, इसी प्रकार से आता कुल।
तो सीमांत क्या होती है? सीमांत का मतलब क्या होता है? सीमांत उपयोगिता की धारणा का विकास जो किया है, सबसे पहले हम यह बात करेंगे कि सीमांत उपयोगिता की धारणा का जो विकास किया है वो सबसे पहले किसने किया है? जेवेंस ने किया है, प्रोफेसर जेवेंस ने किया है। और उन्होंने इसे क्या कहा है? अतिरिक्त उपयोगिता भी कहा है। अतिरिक्त यानी कि एडिशनल यूटिलिटी, अतिरिक्त उपयोगिता भी कहा है। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त या फिर एक अधिक या फिर एक कम इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो अंतर आता है, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता में जो अंतर आता है उसको हम कहते हैं सीमांत उपयोगिता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? सीमांत उपयोगिता जो है कितने प्रकार की हो सकती है? सीमांत उपयोगिता की अगर हम लोग फीचर्स की बात करें तो माय डियर फ्रेंड्स, सीमांत उपयोगिता जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, यानी कि धनात्मक भी हो सकती है, ठीक है, या फिर ऋणात्मक भी हो सकती है, यानी कि नेगेटिव भी हो सकती है, या फिर जीरो भी हो सकती है। तो सीमांत उपयोगिता जीरो भी हो सकती है, सीमांत उपयोगिता नेगेटिव भी हो सकती है, सीमांत उपयोगिता पॉजिटिव भी हो सकती है। तो ये बात करते हैं हम लोग पॉजिटिव कब होती है, नेगेटिव कब होती हैं और ऋणात्मक कब होती है। तो ये हम लोग ग्राफ के द्वारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के अंतर की बात कर रहे हैं और अंतर को हम लोग ग्राफ के द्वारा डिस्कस करेंगे। ग्राफ को हम लोग करेंगे डिस्कस और ग्राफ के अंदर ही हम पूरा टोटल यूटिलिटी कर्व और मार्जिनल यूटिलिटी को ड्रा करेंगे। देखिए ये लोग, ये मान लेते हैं हमारा ओ एक्सिस है, ठीक है, ओ एक्सिस है, और ये जो है हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है, वाई एक्सिस है, और ये जो है हमारा टोटल यूटिलिटी कर्व है। टोटल यूटिलिटी कर्व का आपको पता ही है, पॉजिटिव स्लोप होता है, बढ़ता है लेकिन घटती दर से बढ़ता है, ठीक है। और नीचे की साइड में ले लेते हैं हम लोग ओ एक्सिस एक, और यहाँ पर भी नीचे क्या लिया है मैंने? ओ एक्सिस लिया है और यहाँ पर वाई लिया है। तो ऊपर क्या लिया हमने? टोटल यूटिलिटी ले लिया है, ठीक है। नीचे क्या लिया है? मार्जिनल यूटिलिटी ले लिया है, मार्जिनल यूटिलिटी। तो स्लोप कैसा बनता है? टोटल यूटिलिटी कर्व जो है वो तो पॉजिटिव स्लोप का है, इस प्रकार से जाएगा ऊपर, ठीक है। ये वाला, ये तो पॉजिटिव होता है, बढ़ती दर से घटती दर से बढ़ता है, तो कभी कंस्टेंट हो जाता है, कभी क्या होता है? नेगेटिव हो जाता है। ये तो टोटल यूटिलिटी को दिखाएगा। लेकिन ये जो है नीचे की तरफ में, ये होता है हमारा डाउनवर्ड स्लोप, यानी क्या ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है। तो ये क्या होता है? हमेशा क्या होता है? घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है। तो कभी ना कभी ये जीरो भी होगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि जो कुल उपयोगिता है वो तो हमेशा क्या होता है? बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है। एक समय ऐसा आता है जब वो कंस्टेंट भी हो जाती है, एक समय ऐसा भी आता है जब वो डाउन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। लेकिन जीरो कभी नहीं होती, विशेष बात। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी की बात करें तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? जीरो भी होता है। मार्जिनल यूटिलिटी जो है ना पॉजिटिव भी होता है और मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव भी होता है। आप देखिए जैसे जैसे जो है ना टोटल यूटिलिटी बढ़ती जाती है तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी क्या होता है? घटती जाती है। हमने एक इकाई लिया तो एक के ऊपर हमने मान कितना लिया? एक इकाई के ऊपर हमने 8 यूटिलिटी ली। दूसरी इकाई ली है तो उसके ऊपर टोटल यूटिलिटी कितना गया? 14, यानी कि दूसरी के ऊपर अपना कितना गया? 6 क्या गया? मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तीसरी इकाई हमने प्रयोग की तो उसके ऊपर हमारी जो टोटल यूटिलिटी होगी कितनी होगी? 18 होगी। दैट मीन्स के अंतर कितना आ गया? 14 माइनस 18 माइनस 14, यानी कि 4 जो है हमारा क्या आ गया? मार्जिनल यूटिलिटी आ गया, ठीक है। चौथी इकाई लेते हैं तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो जाती है? 20 हो जाती है। तो 20 माइनस 18, यानी पहले वाली घटा देते तो 2 अपने पास में क्या आ गया? मार्जिनल आ गया, ठीक है। फिर पांचवी इकाई लेते हैं तो 20 जो है हमारा कुल उपयोगिता हो जाती है, यानी कि 20 में से 20 को घटाते हैं 0, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है ना 0 आई यहाँ पर, यानी इस पोजीशन की बात कर रहा है यहाँ पर ये टॉप कॉर्नर की, ठीक है। इसके ऊपर क्या होता है? यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है, यानी कि यहाँ पर इस बिंदु के ऊपर आ जाता है यहाँ पर ये, ठीक है। और उसके बाद में छठी इकाई लेता है तो टोटल यूटिलिटी हो जाती है हमारी 18, यानी कि और भी आगे चला जाता है ये, यानी इससे भी आगे चला जाता है इस साइड में। तो यहाँ पर क्या होता है? हमारा मार्जिनल यूटिलिटी जो है घटते घटते 0 आ चुका है, 0 से भी नेगेटिव आ चुका है। जब मार्जिनल यूटिलिटी माइनस पे जाएगा तो टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगा? घटना शुरू हो जाएगा। तो ये 3 पोजीशन है यहाँ पर, ठीक है। एक तो ये है जब बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, तब तक बढ़ता जाता है जब तक हमारा जो ना मार्जिनल यूटिलिटी 0 नहीं होता। जब 0 होता है तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है? हमारा अधिकतम होता है। लेकिन 0 के बाद में जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होता है तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है? घटना शुरू कर देता है। तो ये 3 पोजीशंस माय डियर फ्रेंड्स, और ये ग्राफ के द्वारा आप लोग समझ गए होंगे। फिर मैं आपको बोर्ड के ऊपर ये करवा दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।